नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर के साथ शुरुआत। भोपाल से बड़ी खबर। बड़े वर्ग को साधने की तैयारी में है सरकार। धार्मिक स्थलों के विकास को लेकर सरकार का फोकस है। सीएम ने धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास की समीक्षा की है। समीक्षा बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। संत रविदास मंदिर के लिए प्रदेश के हर गांव से ईंट और मिट्टी लाई जाएगी। सीएम ने ये निर्देश दिए हैं। सागर में संत रविदास मंदिर बनना है। ओरछा में रामराजा सरकार का मंदिर, जामसावली छिंदवाड़ा का जामसावली हनुमान लोक, त्योंथर रीवा की कोलगढ़ी और सलकनपुर का देवी मंदिर, इनसे जुड़े कार्यों पर समीक्षा हुई है। ओरछा में रामराजा सरकार मंदिर के विकास में श्री राम के बाल स्वरूप, बाल लीलाओं को प्रदर्शित करने के निर्देश सीएम ने दिए हैं। छिंदवाड़ा के जामसावली में हनुमान लोक में मंदिर कॉम्प्लेक्स के साथ साथ संजीवनी वन, हनुमान जी के विभिन्न स्वरूपों का प्रदर्शन, अमर पथ के निर्माण की योजना है। सहयोगी वासु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु के पास आपको लिए चलेंगे भोपाल। वासु, धार्मिक स्थलों को लेकर समीक्षा बैठक और लगभग तमाम जो बड़े मंदिर हैं उन्हें सहेजने संवारने की कोशिश, साथ साथ सियासत। जी बिल्कुल ललित जी, देखिए चुनावी साल है और इस साल में सब कुछ जो है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। हालांकि सरकार प्रशासन का ये कहना है कि पहले से ही ये सारे प्रोजेक्ट्स के लिए प्लानिंग कर ली गई थी, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि मध्य प्रदेश में महाकाल लोक को का पूरा विस्तारीकरण का काम हुआ, महाकाल कॉरिडोर बनाने का जिस तरीके से काम हुआ, अब उसी तर्ज पे मध्य प्रदेश के अन्य जो बड़े मंदिर हैं, सिद्ध मंदिर हैं, उनका डेवलपमेंट भी किया जाएगा। और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन मंदिरों के जो विकास के काम चल रहे हैं और आने वाले समय में जो विकास के कार्य होने उनको लेकर समीक्षा की है और अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए हैं, जिसमें मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो सलकनपुर जो कि होशंगाबाद जिले में, होशंगाबाद में के पास स्थित है, नर्मदापुरम के पास स्थित है, वहां पे देवी जी का मंदिर है और बहुत ही सिद्ध मंदिर इसे माना जाता है। वहां पे बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट के जो काम है वो होने हैं और मां दुर्गा से संबंधित जो सारी चीजें हैं उनकी वहाँ पे अलग अलग तरह से आकृतियां बनाने का काम हो या फिर उनको विकसित करने का काम हो वो किया जाएगा। छिंदवाड़ा जिले की बात करें तो वहाँ पे जामसावली हनुमान जी का एक बहुत सिद्ध मंदिर है, अति प्राचीन मंदिर है, जहाँ पे हनुमान जी लेटी हुई उनकी जो प्रतिमा है और काफ़ी सारी वहाँ पे जो कथाएं हैं, दंत कथाएं, वो भी हनुमान जी से संबंधित प्रचलित हैं। वहाँ पे हनुमान लोक का जो निर्माण का काम है वो होना है और इसके अलावा ओरछा जो कि राजा राम की नगरी है, वहाँ पर भी जो कॉरिडोर है, जो लोक का निर्माण का कार्य है वो होना है और इस सब को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा की है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सागर में जो संत रविदास जी का मंदिर बनना है उसको लेकर मध्य प्रदेश के हर गांव से, हर जिले से मिट्टी और ईंट लाने की बात कही गई है और सभी गांवों का यानी कि सभी लोगों तक मंदिर के निर्माण के लिए पहुंचने का एक बड़ा प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश की सरकार चलाएगी और इससे कहीं ना कहीं हर वर्ग तक पहुंचने का काम भी सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से किया जाएगा। तो ये अब जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं मध्य प्रदेश में धार्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो इनके कामों में भी अब तेजी आएगी, गति आएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वासु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब भिंड से बड़ी खबर, बड़ा बयान। नेता प्रतिपक्ष ने बागेश्वर धाम पर निशाना साधा है। गोविंद सिंह ने बागेश्वर धाम को लेकर कहा, धाम कई है पर बागेश्वर धाम राजनीतिक धाम है। बागेश्वर धाम बीजेपी का प्रचार करता है। पंडोखर धाम को बताया समदर्शी धाम। नेता प्रतिपक्ष के बयान पर पंडोखर महाराज बोले, गोविंद सिंह की इच्छा के बिना लहार में कुछ नहीं होने वाला। दोनों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दिल से, मन से हमेशा आशीर्वाद रहता ही है और गद्दी के माध्यम 3 महीने बाद और क्लियर कर देंगे और अभी बिगड़ इनकी इच्छा के कुछ लहार में होने वाला नहीं है। उन धामों में बागेश्वर धाम जो है वो राजनीतिक आधार पर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार करता है, लेकिन यहाँ वास्तव में सर्वधर्म समभाव, यहाँ चाहे किसी भी दल का हो, सबका सम्मान, सबको समदर्शी देखने वाले महाराज हैं। तो दरअसल कुछ कड़ियां मिला लीजिए। नेता प्रतिपक्ष पहुंचे पंडोखर सरकार के पास। कुछ समय पहले पंडोखर सरकार भी बोल चुके हैं पर्ची को लेकर।
पर्ची कौन निकालता है? बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम में कई राजनीतिक हस्तियां बीजेपी से जुड़ी हुई ज्यादा वो पहुंच चुकी हैं और पंडोखर सरकार के पास पहुंचे गोविंद सिंह। पंडोखर सरकार ने कहा कि उनकी इच्छा के बिना तो लाहौर में कुछ हो नहीं सकता, लाहौर से ही आते हैं गोविंद सिंह। बहुत दिलचस्प समीकरण चुनाव से पहले बनने वाले हैं। बयानों को याद रखिए, न्यूज़ 18 देखते रहिए, हर चीज को हम डिकोड भी इसी तरह से करेंगे। तो ये बयान यूं ही नहीं आ रहे, बड़े मानी हैं इन बयानों के। बागेश्वर धाम बीजेपी का प्रचार करता है, ये कह रहे हैं गोविंद सिंह, नेता प्रतिपक्ष हैं। तो ये धामों की लड़ाई से ज्यादा सियासी नफे नुकसान से जुड़े हुए बयान हैं। पंडोखर धाम को समदर्शी बता रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। इन्हीं पंडोखर सरकार के पास एक पूर्व मंत्री पहुंची हुई थी, नाम है इमरती देवी। पंडोखर सरकार ने कह दिया बता देंगे, नाम लिखकर बता देंगे किसने तुम्हें हराया, पर अभी नहीं बता रहे। कोई अपना ही है जिसने हराया है। सहयोगी रवि रमन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, दो मार्के की बातें हैं। एक, पंडोखर सरकार ने कह दिया कि लाहौर में तो इनकी इच्छा के बिना कुछ होगा नहीं, और दूसरी बात गोविंद सिंह ने कह दी कि बागेश्वर धाम तो बीजेपी का प्रचार का धाम है। जी रवि, ये पंडोखर धाम में जब राम कथा महायज्ञ में पहुंचे थे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी, तो उनका साफ तौर पर एक बयान जारी हुआ है जिसमें साफ तौर पर उन्होंने पंडोखर सरकार की पैरवी, पंडोखर धाम की तो पैरवी की है, लेकिन कहीं ना कहीं बागेश्वर धाम को उन्होंने निशाना साधा है। पहले भी डॉक्टर गोविंद सिंह निशाना साध चुके हैं और धीरेन्द्र शास्त्री पर उनकी कड़ी बयानबाजी सामने निकल कर आती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कांग्रेस दोहरा रवैया दिख रहा है। एक तरफ तो नेता प्रतिपक्ष धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साधते हैं, वहीं कमलनाथ जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं बागेश्वर धाम जाते हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में भी ये डिसीजन नहीं हो पा रहा है कि बागेश्वर धाम को लेकर कहां तक जो इनके बयानबाजी है वो सही है। जी बताएं। ये सही बात आपने याद दिलाई है रवि रमन, कि ये भी एक पहलू है इस पूरे घटनाक्रम का, इन बयानों का, कि कमलनाथ तो खुद पहुंचे हुए थे, दर्द भी बताया था अपना, पैदल चलने को लेकर बात कही थी। बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका इस तमाम जानकारी के लिए। रवि रमन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे और गोविंद सिंह पहुंचे हुए थे। बड़ी खबर भोपाल से, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बीजेपी नेताओं के सूट सिलवाने वाले बयान पर गृहमंत्री ने तंज कसा है। दिग्विजय सिंह ने पूरी कांग्रेस को उधेड़ कर रख दिया। पिछले कई दिनों से वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। कांग्रेस का पत्र भी सोशल मीडिया पर उन्होंने देखा है। सारे नियम कायदे कार्यकर्ताओं के लिए कांग्रेस के पत्र से साफ होता है, दिग्विजय देख चुके हैं कि कांग्रेस को कैसे निपटाया जा सकता है। यही वजह है कि अब वो किसी को उस्ताद तो किसी को कुछ भी बना रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से निजी कंपनी को चुनाव प्रबंधन का काम सौंपने पर गृहमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं बचे, इसके चलते वो निजी कंपनियों से काम करवा रहे हैं। कांग्रेस की अंतर्कलह है, अकेले उनकी बात आप न कीजिए। आप आदरणीय अरुण यादव जी का बयान देख लीजिए, लगातार आ रहे बयान उनके सुन लीजिए। मध्य प्रदेश के जो अन्य नेता हैं आप उनके बयान देख लीजिए। कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है। पूरे के पूरे कांग्रेस के अंदर भगदड़ का माहौल है। एक बात तो सिद्ध हो गई कि अब कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ने वाली, कंपनियां चुनाव लड़ेंगी। इनके पास कार्यकर्ता बचा नहीं है, अब कंपनियों से काम चलेगा। ये अब एजेंसियों से कांग्रेस काम चलाने वाली है। रणनीतिकार भी एजेंसी वाले आने वाले हैं। दरअसल क्या है कि जब सियार, हिरन, लोमड़ी, अन्य इस तरह के
जो भी जानवर एक घाट पर पानी पी रहे हो तो ये मान लेना चाहिए कि दूसरे घाट पर शेर है। मोदी जी की सुनामी चल रही है और ये सब जानते हैं कि उड़ जाएंगे, इसलिए एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। विज्ञान का सिद्धांत है कि जब कोई फ्यूज सर्किट होता है वो दूसरे सर्किट को भी फ्यूज कर देता है, और इसलिए ये फुके बल्बों की जो झालरें हैं ये अब रोशनी नहीं दे पाएंगी। यह नियम कायदे कार्यकर्ताओं के लिए है, कमलनाथ जी के लिए नहीं है। वो प्रभावी लिखें, भावी लिखें, अविश्वम भावी लिखें। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, अतीक के बेटे का एनकाउंटर, असद का एनकाउंटर हुआ। यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर किया है असद का। लगातार यह घटनाक्रम तेजी से बदलता हुआ। अतीक अहमद के बेटे असद, हालांकि पेशी का सिलसिला भी चल रहा है, सुनवाई का सिलसिला भी चल रहा है। अतीक अहमद को कल ही ले जाया गया है प्रयागराज, और इस वक्त बड़ी खबर, अतीक के बेटे असद का यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर किया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, असद के एनकाउंटर की खबर मिल रही है। उमेश पाल मर्डर केस में वांटेड था गैंगस्टर अतीक का बेटा असद, और उमेश पाल मर्डर केस के लिए ही पहुंचा हुआ है अतीक अहमद। अब खबर यह मिल रही है कि उमेश पाल मर्डर केस में वांटेड गैंगस्टर अतीक के बेटे असद और जो शूटर था गुलाम मोहम्मद, यूपी पुलिस ने मार गिराया है। एनकाउंटर झांसी में हुआ है, एसटीएफ ने किया है। दोनों पर 5 लाख रुपए का इनाम था। अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बड़ा अपडेट, अतीक के बेटे का एनकाउंटर, यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर किया है। झांसी में एनकाउंटर की खबर मिल रही है। पैरेलल घटनाक्रम चल रहा है, देखिए आप इसे समझिए। उमेश पाल मर्डर केस में माफिया अतीक अहमद, मर्डर केस की बात कर रहे हैं, अपहरण नहीं, मर्डर केस में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को कोर्ट में पेश किया गया है। फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, और इस वक्त यह खबर मिल रही है कि अतीक के एक और बेटे असद का एनकाउंटर हो गया है। उमेश पाल मर्डर केस में अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम मोहम्मद, इनकी तलाश की जा रही थी, लंबे अरसे से तलाश की जा रही थी। अतीक की पत्नी की भी तलाश की जा रही है, वो भी वांटेड है। अतीक का जो पूरा लंबे चौड़े जो रिश्तेदार है, उसका परिवार है, वांटेड है उनमें से ज्यादातर। और अब यह खबर निकल कर आ रही है यूपी के झांसी में अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर। ना सिर्फ असद बल्कि जो शूटर था गुलाम मोहम्मद, जिसे तलाश किया जा रहा था, यह भी उमेश पाल मर्डर केस में 5 लाख रुपए का इनाम था। वो मुठभेड़ में ढेर। झांसी में मुठभेड़ हुई है, असलहा बरामद हुआ है, और वो भी सामान्य नहीं, जो तैयार हो जाता है। ये तस्वीरें देख लीजिए, सीसीटीवी फुटेज से अलग अलग ये तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। अब ये जानकारी मिल रही है अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हो गया। लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। इधर अतीक की रिमांड पर प्रयागराज कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 200 सवालों की लिस्ट है। गैंगस्टर अपने वकील से अलग मुलाकात करना चाहता है। ये पैरेलल चल रहा है, ये प्रयागराज में चल रहा है। इधर झांसी में क्या हुआ? झांसी में एनकाउंटर, ढेर। उमेश मर्डर केस में तकरीबन 9 आरोपी बनाए गए हैं। भाई अशरफ, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, ऐसे 9 लोग हैं। और अब बड़ा अपडेट ये कि मुठभेड़ में ढेर हो गया अतीक अहमद का बेटा असद। सीसीटीवी फुटेज के जरिए लगातार ये सुराग मिल रहे थे। एनकाउंटर के वक्त तो असद का एक दोस्त भी मौजूद था। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं सीसीटीवी में, जो आपको बम फेंकता हुआ नजर आ रहा है, ये सफेद शर्ट वाला, ये है गुलाम।
पूरी तैयारी थी, आसपास पूरी। ये गुलाम है, इस पर भी 5 लाख का इनाम था। और ये असद सारा ऑपरेशन खुद ही लीड कर रहे थे। इसी कार में खबर यह भी है कि इसका दोस्त भी था, असद का दोस्त। और अब तकरीबन 6 बदमाशों का जो वीडियो है वो निकलकर बाहर आया था। ये सभी सीसीटीवी फुटेज है। और अब उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा अपडेट ये कि अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर, शूटर गुलाम का भी एनकाउंटर, विदेशी असलाहा। ये आप देख रहे हैं, मार्क के जरिए हम आपको बता रहे हैं। अतीक के बेटे का एनकाउंटर, अतीक अहमद के बेटे गैंगस्टर अतीक अहमद, 100 से ज्यादा केस, एक में सजा। ये जो आपको नजर आ रहा है सर्किल में, हरी काई कलर की शर्ट में, इसका एनकाउंटर हुआ है। गुलाम के साथ ये भी था। 5 लाख का इनाम इन दोनों पर था। अब जो वांटेड है ये देख लीजिए, ये है असद, आरोपी था ये उमेश पाल मर्डर केस में। तो लगातार ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं। उमेश पाल मर्डर केस में वांटेड गैंगस्टर अतीक के बेटे असद, शूटर गुलाम मोहम्मद यूपी पुलिस ने मार गिराया। एसटीएफ ने किया है, स्पेशल टास्क फोर्स बनी हुई है। ये वही एसटीएफ है जो प्रयागराज टू साबरमती, साबरमती टू प्रयागराज, जिसकी कस्टडी में अतीक को लाया और ले जाया जाता है। अतीक को कल ही लाया गया प्रयागराज में। और इस बीच अब ये बड़ी खबर, असद और गुलाम 5-5 लाख के इनाम था इन पर, इनकी एनकाउंटर में इन्हें ढेर कर दिया गया है। विदेशी हथियार मिले। 24 फरवरी को उमेश पाल मर्डर के बाद से खुशी का ठिकाना नहीं इन लोगों का, अधिवक्ताओं का। जय श्री राम के हमारे तो पुलिसकर्मी भी जवान हो गए। बहुत अच्छा हुआ, उसका मरना बहुत जरूरी था, हमारे समाज के हित में हुआ। और हम लोग योगी बाबा को इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। मैं आचार्य विभूत नारायण त्रिपाठी वार्ड नंबर 46 का प्रत्याशी हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। खुशी है, हम एसटीएफ के जवानों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, अधिवक्ता साथियों की। खुश हैं आप लोग, नारेबाजी। अधिवक्ता नहीं, पूरा समाज खुश है। तो आपके अधिवक्ता साथी को जिस तरह मारा गया था, अधिवक्ता साथी हो, हमारे 2 पुलिसकर्मी साथी भी मारे गए थे, सभी की खुशी है। अधिवक्ता भाई भी हमारे जवान भी मारे गए। जय श्री राम के यहाँ नारे असद के मारे जाने की खुशी में जो है, जो हम लोग नारे लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? जय श्री राम, योगी बाबा जिंदाबाद, योगी बाबा। तो दरअसल ये जिंदाबाद हो क्यों रही है? सवाल ये नहीं कि किसकी जिंदाबाद हो रही, सवाल यह है कि आतंक इस हद तक पहुंचना नहीं चाहिए कि अगर किसी को शूट किया जाए तो लोगों को खुशी हो। जाहिर तौर पर 100 से ज्यादा मामले अतीक के ऊपर, पूरा परिवार वांटेड है, लगभग पूरा परिवार वांटेड है। लगातार तलाश की जा रही थी शूटर की, गुलाम की और असद की। 5-5 लाख के इनामी। 24 फरवरी से ही इन्हें ट्रेस किया जा रहा था लगातार। झांसी में इनकी लोकेशन मिली, पुलिस पहले पहुंची और आखिरकार एनकाउंटर। तो इधर अतीक की सुनवाई और उधर हो गया एनकाउंटर। शूटर को भी ढेर कर दिया गया है। अतीक अहमद मंगलवार को साबरमती से प्रयागराज लाया गया था, अशरफ भी कोर्ट में पेश किया गया। परिणाम है कि अतीक का दुर्दांत बेटा, जिसने उमेश पाल की हत्या में मुख्य भूमिका निभाई थी, वो अब मारा गया है। और उत्तर प्रदेश में कोई माफिया पनप नहीं पाएगा। जितने बड़े माफिया थे, चाहे अतीक हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, विजय मिश्रा हो, जितने बड़े माफिया हैं, इन सब पर कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण, इनको उत्तर प्रदेश सरकार इनको प्रोसिक्यूट करके सजाएं दिला रही है, क्योंकि ये माननीय बनकर, एमपी एमएलए बनकर जो समाजवादी पार्टी द्वारा पाले गए थे और इनका साम्राज्य इसकी वजह से बढ़ा, तो उनका जो माननीयपन था उसको समाप्त करना है। और जिसके लिए योगी आदित्यनाथ बहुत बहुत बधाई के साथ। बिल्कुल। मैं ब्रिजलाल जी, तो ये आप लगातार रिएक्शन सुन रहे थे, इस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। और लगातार ये रिएक्शन हम आपको बताते रहेंगे। बड़ा अपडेट,
और यह भी उस वक्त जब एक तरफ अतीक की सुनवाई चल रही है, अतीक और अशरफ, पापा और चाचा की सुनवाई चल रही है, भतीजा और बेटा ढेर। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, असद है ये उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज है जब उमेश पाल पर हमला किया गया था, जिसमें उसकी हत्या हुई। एक तरफ वो फोटो जो रिकॉर्ड में मौजूद है। यूपी के झांसी में बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। तो असद, अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम मोहम्मद अब ये ढेर हो गए। झांसी में इनकी लोकेशन मिली थी, 24 तारीख से ट्रेस किया जा रहा था। 5 लाख के इनामी थे दोनों, 5-5 लाख का दोनों पर। 24 फरवरी को मर्डर के बाद से लगातार फरार थे, ट्रेस इन्हें किया जा रहा था। और अब जब झांसी लोकेशन मिली, झांसी के पास असद से मुठभेड़ हुई। 2 डेप्यूटी एसपी, इसमें नावेंदु हैं और एक और डेप्यूटी जो एसपी डीएसपी है, वो इस टीम में शामिल थे। ढेर कर दिया गया और ठीक इसी वक्त सुनवाई चल रही है। कहां? प्रयागराज में अतीक की सुनवाई चल रही है, उधर एनकाउंटर हो गया। अतीक के रिमांड को लेकर प्रयागराज कोर्ट ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा है। उम्मीद ये की जा रही है कि फैसला आज सुनाया जा सकता है। आज इन्हें पेश किया गया। नैनी जेल से एक प्रिजन वैन से प्रयागराज सीजेएम कोर्ट लाया गया। अतीक ने अपने वकील से अलग इजाजत मांगी थी मुलाकात की। वो एक घटनाक्रम साथ साथ चल रहा है, उस पर भी लगातार हम अपडेट दे रहे हैं। और ठीक इसी वक्त ये खबर आती है कि असद, अतीक का बेटा, और गुलाम, अतीक का शूटर, दोनों ढेर हो गए, मुठभेड़ में ढेर हो गए। नीचे आप लगातार देख सकते हैं अतीक का भी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर में रिमांड पर फैसला आ जाएगा। नीचे ब्रेकिंग देखते रहिए। उमेश पाल मर्डर केस में रिमांड पर फैसला आना है। अतीक की रिमांड को लेकर, अतीक और अशरफ की रिमांड को लेकर सीजेएम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। थोड़ी देर बाद वो फैसला आ जाएगा। और ऊपर खबर ये आई कि मोहम्मद असद, ये देख रहे हैं आप उसका सीसीटीवी फुटेज, ये सामने से सीसीटीवी फुटेज 6 से ज्यादा 6-7 सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे। तो लगातार इस बड़े घटनाक्रम पर भी नजर बनी रहेगी। इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।